बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब के हवाले से मैंने आपको कल कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने या जो पाकिस्तान के आम लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया आर्मी चीफ़ के स्टेटमेंट के बाद, और ये रद्द-ए-अमल तो अभी आ रहा है। मैंने बहुत सारी ख़वातीन ने रब्ता किया, उनके मैसेजेस आए और वो अपने दिल के जज्बात बता रही हैं। वो ये कह रही हैं कि हमने तो इतनी तबाही कभी ख़वातीन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में देखी नहीं। वो ये कह रही हैं ऐसा तो कभी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नहीं हुआ, ऐसा तो कभी ज़िया-उल-हक़ के दौर में नहीं हुआ ख़वातीन के साथ, जो इस दौर में ख़वातीन के साथ किया गया। तो आर्मी चीफ़ कैसे कह सकते हैं कि दूसरी तरफ से ये मामला हो रहा है? हालांकि ये सब कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर किया गया और ये इस हुकूमत को बचाने के लिए किया गया। मामला तो पॉलिटिकल है ना, तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ रहा है लगातार। और मैंने आपसे कहा था कि ये जिस किस्म का एक खौफनाक रिएक्शन आया आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर के स्टेटमेंट के बाद, तो ये ऑब्वियस था कि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द शिकंजा कसा जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि वो पाकिस्तान के मालिक हैं और बाकी सारे यहाँ पे कमी कमीन रहते हैं। लिहाजा जब भी कोई उनकी किसी पॉलिसी पे तनकीद करता है या उनकी किसी बात को डिनाई करता है या उसके खिलाफ खड़ा होता है, तो फिर उसको रगड़ा दिया जाता है। और ये हमेशा से हो रहा है। पिछले 3 साल से पाकिस्तान की मिडिल क्लास बमुकाबला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है। मैंने 3 साल पहले इसीलिए कहा था कि ये मुख्तलिफ लोग हैं, ये कोई पहाड़ों से उतर के नहीं आए हुए और ये कोई मौलवी भी नहीं है, ये कोई पिसा हुआ तबका भी नहीं है, मिडिल क्लास है पाकिस्तान की, ये आपको टक्कर देगी। मैंने ये कहा था ना कि आपको टक्कर के लोग मिले। तो एक्चुअली 3 साल से यही हो रहा है। जब भी कोई जुल्म और ज्यादती होती है, लोग बड़ी शिद्दत से उसके खिलाफ बोलते हैं। वो गलत चीज़ देखते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, वो गलत होता हुआ देखते हैं तो उसके खिलाफ बात करते हैं। उसकी वजह से एक रद्द-ए-अमल आता है। ये लोग डरे हुए नहीं हैं, खौफजदा नहीं है। ये देखते हैं आर्मी चीफ गलत बात कर रहे हैं तो आर्मी चीफ के खिलाफ वो बोल देते हैं। DGI SPR ने कोई झूठ बोला है तो उनके खिलाफ बोल देते हैं। किसी सियासतदान ने कोई, इवन इमरान खान साहब की गलतियों पर, ये इमरान खान साहब को भी, हालांकि सबसे बड़ा लीडर है पाकिस्तान का, बाकी तो कोई उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता इस वक्त, ये तो सरकारी मुलाजमीन है, वो तो लीडर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा। तो ये जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है या जो क्लास एक्टिव हो गई है, जिसको मैं टक्कर के लोग कहता हूं, ये तो इमरान खान साहब जब गलती करते हैं तो इमरान खान की गलती को भी पकड़ लेते हैं। PTI किसी गलत बंदे को टिकट दे दे, मिनिस्टर बना ले या उसको कोई ओहदा दे दे तो उसकी ऐसी तैसी फेर देते हैं, 24 घंटे में फैसला वापस लेने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी खराबी ये होती है कि जब भी वो ये देखते हैं कि उनके खिलाफ कोई चीज़ हो रही है या वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो बजाय इसके कि वो अपने आप को ठीक करने के, वो उन लोगों को ख़राब करना शुरू कर देते हैं जो निशानदेही कर रहे होते हैं। अब सख्ती जनाब इमरान खान साहब पे कर दी गई है पहले मरहले में, और अदालत के अहकामात के बावजूद इमरान खान साहब के वकला को इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाने की इजाज़त नहीं दी गई। फैसल फरीद साहब हैं, उन्होंने कोशिश की, उनके बाद अदालती अहकामात भी हैं, इसके बावजूद उन्हें जेल के अमले ने मना कर दिया, उन्होंने इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया। और रद्द-ए-अमल अब जो शुरू हुआ है, जो कुछ भी आर्मी चीफ के मुतनाज़ स्टेटमेंट के बाद हुआ, उसमें सबसे पहले मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था, इमरान खान साहब को टारगेट किया जा रहा है और 10 दिन के लिए, लगभग 26 या 27 तारीख तक के लिए जो है इमरान साहब की समात जो है इमरान खान साहब की, उसको मुलतवी कर दिया गया है। हालांकि एक आधे दिन के लिए होती है, इससे ज़्यादा तो होती नहीं है। इस पर जो फैसल चौधरी साहब हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान के केसेस की जेल समात इतने दिल के लिए मुलतवी करना और तब तक इमरान खान की वकला और फैमिली से मुलाकात रोकना बाइस तशवीश है। इमरान खान को तनहा जेल अथॉरिटीज़ के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हमें पता है जेल हुकाम अपने मामलात में इतने आज़ाद नहीं है, बल्कि बहुत सारी जगहों पर महकूम है। मुलाकात करवाई जाए ताकि आवाम को इमरान खान की हालत के बारे में बताया जा सके। ये जनाब फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं। PTI इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दे रही है कि ये कैसे हो सकता है कि आप इमरान खान को दोबारा से कह दें, तन्हाई में डाल दें। और ये रद्द-ए-अमल है उस बात का जो पाकिस्तान के लोगों ने आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के रद्द-ए-अमल के तौर पर जो कुछ कहा, ये एक तरह से उसका जवाब है। और अब 10 दिन के लिए इमरान खान साहब से कोशिश कर रहा है सिस्टम की जनाब मुलाकात ना करवाई जाए, इमरान खान साहब को फिर कहते तन्हाई में रखा जाए, उन्हें परेशान किया जाए। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाएगी और मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, वो एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हत्ता कि पंजाब के अंदर आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि हम पूरे तरीके से, पूरे ज़ोर के साथ इसका मुकाबला करेंगे, हम इमरान खान को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेंगे और इसकी इजाज़त इस निज़ाम को कभी नहीं देंगे कि ये जो मर्जी मनमानी करें इमरान खान के साथ और उसको उसी तरह से ट्रीट करें जैसे ये माजी में करते रहे। अब नाज़रीन, ये चीज़ आ गई आपके सामने, आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर रद्द-ए-अमल रुक ही नहीं रहा, एक के बाद एक रद्द-ए-अमल आता है। अभी आलिया हमजा साहिबा का जो स्टेटमेंट आया रद्द-ए-अमल के तौर पे, मैं वो स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाया। तो वो ये कह रही है कि जरताज गुल को जैसे उठाया गया, कमल शोजब को जिस तरह घर घर बेघर होकर फिरती रही कमल शोजब, सनम जावेद, खदीजा शाह, आयशा भुट्टा, तैयबा राजा, मैं किस किस का नाम लूँ, यहाँ पर हमने फस्तायत बर्दाश्त कर दी और आज भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ अरबाब इख्तियार से एक बात कहना चाहती हूँ, माएँ बहनें बेटियाँ साझी होती हैं, किसी एक औरत की इज्जत बाकी औरतों से मुकद्दम नहीं हो सकती। इस नफ़रत को कम करें। आलिया हमजा।
यानी पाकिस्तान की रियासत गुलाम बन चुकी है एक तरह से आप सोचें तो मरीम नवाज़ की। रियासती इदारे जो हैं वो उनकी चाकरी कर रहे हैं। मरीम नवाज़ की कोई तौहीन कर दे या उनके बारे में कोई तनकीदी ट्वीट कर दे तो उसको ISI वाले उठाकर ले जाते हैं और चिड़ियाघर के साथ जो बेसमेंट है वहाँ जाके मारते हैं, हत्ता के और शहरों से भी उठा रहे हैं और टॉर्चर करके उन्हें मना करते हैं। तो बेचारे लोग रो रो के कह रहे होते हैं कि हम मरीम नवाज़ के खिलाफ आइंदा कोई बयान नहीं देंगे, हम मरीम नवाज़। ये ISI इस मकसद के लिए बनी थी। हमने तो ISI को बहुत बड़ा इदारे के तौर पर देखा है। हमने तो उसे देखा कि वो ये काम नहीं करेगी, बल्कि वो काम क्या करेगी, वो काम करेगी दुश्मनों से लड़ेगी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करवाएगी। हम तो वो चीज़ देख रहे थे। लेकिन ये जिस लेवल पे मामला आया हुआ है, और हो सकता है माजी में भी ऐसे ही हो, बल्कि डेफिनेटली ऐसा ही होगा, माजी में भी ये सारा कुछ करते रहे, लेकिन हमें क्योंकि दिखाई नहीं देता था और बराह रास्त इसमें हम टारगेट नहीं हुए, तो इसलिए हमें आइडिया नहीं था। अब आर्मी चीफ साहब ने जो कुरान पाक का आयत का हवाला दिया, उस हवाले से भी शदीद तनकीद हो रही है और बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए कि जी ये ज़रूर बताएं आपके आर्मी चीफ सिर्फ वो आयत पढ़ के हमेशा सुनाते हैं जिसमें मुखालिफ का एक हाथ एक तरफ का और टांग एक तरफ की काट दी जाती है आयत के अंदर, कि जनाब ये फितना है तो इसको कुचलना है तो इसकी एक तरफ का हाथ और एक तरफ की टांग काट दी जाए। कुरान पाक की आयत का मफहूम है। लेकिन अगर आप कुरान पाक को पढ़ें और वो पूरी सूरत पढ़ें तो आपको समझ आता है वो मखसूस हालात के अंदर मखसूस लोगों के खिलाफ उन कंडीशंस के अंदर वो आयत नाजिल हुई है और किस तरह के फितने को कुचलना है, वो फितना किस तरह का है, उसको कुचलना कैसे, ये वो चीज़ें हैं। आज के दौर में जब आर्मी चीफ ये आयत सुनाते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का एक तरफ का हाथ और एक तरफ की टांग आप काट देंगे? जो टाउट है सबसे बड़ा लाल टोपी वाला, वो तो यही कहता है कि PTI के काटने हमने और गर्दनें भी उतार दी हैं तलवार के साथ। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आर्मी चीफ ने ये आयत दहशतगर्दों के लिए पढ़ी या PTI के लिए पढ़ी, इसमें एक इबाम पैदा रखा गया, जानबूझकर ग्रे एरिया छोड़ा गया या गलती से छोड़ा गया, लेकिन वो एक ग्रे एरिया है जिसका फायदा उठाया जाता है कि जनाब ये आयत PTI भी फिट कर दो और इधर भी फितनतुल खवारिज के ऊपर भी फिट कर दो। लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूं और कसम खा के बताता हूं, मुझे आदत नहीं है लेकिन मैं कसम खा के भी आपको कह सकता हूं, हल्फन आपको कह सकता हूं कि जब मैं ISI की हिरासत में था, जब वो हम पे टॉर्चर करते थे तो हमें ये आयत का तर्जुमा सुनाते थे। वो ये कहते थे तुम लोग फितना हो, हम तुम्हारी एक तरफ की टांग और एक तरफ की हाथ काटेंगे, अल्लाह का हुक्म है। वो ये बातें करते थे। मैं कहता था कौन सा फितना है, जवाब ही इसका कोई नहीं होता था। उन्होंने औरिया मकबूल जान साहब को जब मारा तो उनको ये आयत सुना के उन्हें, क्योंकि औरिया मकबूल जान साहब ने वहां कुरान पाक की तलावत शुरू कर दी थी। जब वो औरिया मकबूल जान साहब पे टॉर्चर कर रहे थे तो औरिया मकबूल जान साहब कुरान पाक की तलावत कर रहे थे, पूछ लीजिएगा आप उनसे जाकर। तो उन्होंने उनका मुंह दबाया और फिर उनको ये पढ़ के बताया, उन्होंने कहा जी तुम फितना हो, तुम्हारा एक तरफ का हाथ और एक तरफ की टांग हम काट देंगे। ये मैं सुन रहा था और मैं चीख रहा था, ना मारो, बुजुर्ग आदमी है, क्यों मारते हो, मुझे मारो, ये डर जाएगा, मत मारो इसे। तो मेरे जो सेल था उसके जंगले के आगे वाला भी वो घसीट के बंद कर दिया, इतनी तकलीफ दी इन्होंने। तो ये आर्मी चीफ वही वाली आयत सुनाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या कुरान पाक सारा इमरान खान के खिलाफ या PTI के खिलाफ नाजिल हुआ है जो आप एक आयत पढ़ के आप सुनाते हैं? क्या कुरान पाक में कोई झूठ के बारे में कोई तस्करा नहीं है, धोखे के बारे में कुछ नहीं है, करप्शन, बेईमानी, फ्रॉड, मुनाफकत, इसके बारे में कुरान पाक में आपने कुछ नहीं पढ़ा? क्या कुरान पाक में खवातीन और बच्चों के साथ जो नाइंसाफियां की गई, जो जुल्म और जबर और फसायत की गई, उसके बारे में आपने कुरान पाक में कुछ नहीं पढ़ा? आपने खुदा खौफी के बारे में कुरान पाक में कुछ नहीं पढ़ा? ये जो सारी चीज़ें हैं कुरान पाक में सिर्फ ये एक आयत नहीं है और इसको आप जिसके ऊपर दिल करता है चस्पा कर देते हैं कि जनाब ये आयत इसके ऊपर फिट करो, अब इसको दबाना हमने। कल MQM के बारे में ये आयत सुनाई जाती थी, इनके भी एक तरफ के हाथ और पाँव काट दो, आज वो अच्छे बच्चे बन गए हैं तो वो साथ हैं। परसों किसी और के बारे में सुनाई जाती थी। एक दौर था तालिबान के साथ मिलकर ये आयत सुनाई जाती थी दूसरों को मारने के लिए, और एक दौर है कि अब वो तालिबान जो है वो विलन हो गए तो अब उनके खिलाफ सुनाई जाती है। तो ये कुरान पाक का इस तरह का इस्तेमाल ये भी गलत है। ये उलमा इकराम का काम है कि उलमा इकराम बताएं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। वैसे उलमा इकराम भी यहाँ पे बहुत सारे दरबारी हैं, वो कुछ भी कह देते हैं। तो कुरान पाक की आयात ज़रूर सुनाई जाए, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक एरिया को निकाल के किसी एक ग्रुप को टारगेट करना ये नामुनासिब है। और मैं पूरे यकीन से इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये आयत सुनाई जाती है हाथ और पाँव काटने वाली, तो PTI को टारगेट किया जाता है। वो वजह यह है कि मैंने खुद अपने कानों से सुना है, ना सिर्फ अपने कानों से सुना बल्कि मैंने लाल टोपी वाले से भी सुना है। अब वो लाल टोपी वाला जो है ना 3 में ना 13 में, वो कहता है जी कासिम सूरी ने बंदे हायर कर लिए मुझे मारने के लिए। ये एक ऐसा आदमी है जो बंदूकें लेके प्लाटों में दौड़े लगाता फिरता है, कभी इधर भागता है कभी इधर भागता है। मैं जनाब आज कुस्तुन दुनिया फतह कर रहा हूँ, आज मैं जनाब यरूशलेम के अंदर जा रहा हूँ, आज मैं जनाब दिल्ली को फतह कर रहा हूँ, कल जनाब मैंने जाके वहाँ पे श्रीनगर को फतह कर देना है। ये टोटल औकात है, प्लाटों के अंदर दौड़े लगाई, यहाँ से बंदूक लेके उधर, वहाँ से बंदूक लेके उधर, और अजीबो गरीब तरीके से फायरिंग करता है। एक भी इसका निशाना टारगेट के ऊपर नहीं लगता। ये बना हुआ है बहुत बड़ा मुजाहिद और दुनिया को बता रहा है जनाब कि हमने जहाद लड़ना है और हमने ये करना है। अब रुख कर दिया जनाब तोपों का श्रीनगर से हटा के इधर काबुल की तरफ कि जनाब अब इनको मारेंगे हम पश्तूनों को।
कभी रुख कर देता है ईरान की तरफ, या सऊदी अरब के अंदर गए, वहां पे इन्होंने शर्मिंदा करवाया। तो अब वो कह रहे जी कासम सूरी जानता भी नहीं इस आदमी को मेरे ख्याल में, और उसको फिक्र भी नहीं है इस बंदे की, ना ये 3 में ना 13 में है, ना इसके बारे में कोई बात करता है, ना कोई इसके बारे में सोचता है। लेकिन ये अजीब ज़हनी बीमारी का शिकार है। अंडा बॉयल कर रहा था, एक जगह में देख रहा था, अंडा फ्राई कर रहा था, यहां पिस्तौल लगाया हुआ साथ, ये नहीं यहां अपनी कमर के साथ पिस्टल बांध के तो अंडा फ्राई कर रहा है। अजीब करैक्टर नहीं है, कार्टून जैसा। तो कासिम सूरी ने टाइम जाया करना है इसके ऊपर। ये तो मुझे बहुत हैरत हो रही है। उस बंदे ने ये आयत सुनाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह। ये पीपल्स पार्टी को और पीएमएलएन को सोचना चाहिए जरा इक़्तिदार के नशे से बाहर आए। कल यही चीजें आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होंगी, पहले भी होती रही हैं। इमरान खान अगर आज खड़ा हो गया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसी के खिलाफ, तो उसका साथ दीजिए। आप मिलिट्री को वापस बैरकों में भेजें, इनको वापस इनके मोर्चों में भेजें, और आप मुल्क को संभालें। सियासतदानों का ये काम है, ये फौज का काम नहीं है करने वाला। इसकी वजह से पाकिस्तान यहां तक पहुंच गया है। अब नाज़रीन, इसमें एक बहुत बड़ा धोखा है जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने किया है। पहले तो मैं आपको ना ये जो मरियम नवाज ने धोखा दिया, ये साथ साथ आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धोखा जब जब ये देंगे हम हकायक सामने लेकर आएंगे। टिकटॉकर ने धोखा ये दिया कि नालायकी और बेहिसी के अंबार लगे तो महंगाई 38% पर गई। ये याद रखना आपने, नालायकी और बेहिसी, इनके अंबार लगे तो महंगाई कहां गई? 38% पे। अवाम का जीना मुहाल हो गया, लोग खुदकुशियां करने लगे। अब मैं आपको बताता हूं इसका जवाब क्या है। ये अहमद वड़ाई साहब ने भी लिखा है, फैक्ट चेक कर लेते हैं। जुलाई 2023 में इमरान खान की हुकूमत गिरी थी 2022 के अप्रैल में, शुरू में बिल्कुल, यानी मार्च 2022 तक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। अप्रैल के शुरू में उनकी हुकूमत गिर गई। उस वक्त जो महंगाई थी उसकी शरह थी 12%, इससे कुछ कम थी, 12% और इससे कुछ कम उस वक्त की शरह थी महंगाई की। जब शहबाज शरीफ साहब आए, इन्होंने वो तबाही फेरी कि 2023 के जुलाई आते आते ये महंगाई को उठाकर ले गए 38% तक। ये जुलाई 2023 का डाटा है कि महंगाई 38% तक गई थी, 40 को भी टच किया था। ये कारनामा, ये नालायकी, ये पाकिस्तान के अंदर नकम्मापन, ये इसी खानदान का दिया हुआ है। इसी खानदान ने महंगाई को 38% तक पहुंचाया, और आज ये इमरान खान के खाते डाल रहे हैं। कैसी बेशर्मी और ढिठाई के साथ झूठ बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी झूठ बोलने वाली, प्रोपेगेंडा करने वाली, गालियां निकालने वाली और पैसे खर्च करके सोशल मीडिया पर गंद फैलाने वाली खातून को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है। मुझे समझ नहीं आती इस बात की। यानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने खुद देखा है कि गालियां देने वाले जितने भी अकाउंट हैं उनमें से अक्सर को मरियम नवाज फॉलो करती है। जितना भी जो अकाउंट गंदी से गंदी गाली देगा ना, आप उस पर जाएं, वॉल पे जाएं, आपको नीचे नजर आ जाएगा कि मरियम नवाज उसको फॉलो करती है, साफ आपको नजर आएगा। तो ये इस तरह की खातून को ये कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? और ये खातून ही ऐसी नहीं है, ये इनकी खानदानी बीमारी है। इनके वालिद हैं नवाज शरीफ साहब। जरा ये नवाज शरीफ साहब का आप स्टेटमेंट देखें, आप हैरान हो जाएंगे, यार कोई आदमी ऐसा कैसे हो सकता है और इस तरह से बात कैसे कर सकता है। नवाज शरीफ भी जनाब पीटीआई में तनकीद कर रहे हैं, अपने सुबाइया अरकान के कुछ लोगों से मिले हैं, कुछ इजला के, और वहाँ पर नवाज शरीफ कह रहे हैं जी कि करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीज़ी ये तब्दीली की सौगातें थी। अब आ जाए ना एक एक करके। करप्शन के केसेस नवाज शरीफ के ऊपर अभी तक चल रहे हैं। करप्शन इंडेक्स पे आलमी सतह पे बताया गया कि अब करप्शन ज्यादा हुई है, इनके दौर में करप्शन बढ़ी है। ये इंटरनेशनल डाटा कह रहा है। पूरी दुनिया के अखबारात में और जरीदों में इनकी करप्शन की स्टोरियां छपी हुई हैं। इमरान खान के खिलाफ कभी भी आपको 9 मई या इद्दत के केसेस ना बनाए पड़ते अगर इमरान खान करप्ट होता। तो नवाज शरीफ के ऊपर जो करप्शन के केस बने, आज तक ये जवाब नहीं दे सके। NRO 2 लेकर इन्होंने अपनी जान छुड़ाई। मुआशी तबाही तो आपने फेड़ी है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, महंगाई बढ़ गई, नौजवान पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, मायूसी पाकिस्तान के अंदर बदतरीन फैली हुई है। IMF के साथ दुनिया के बदतरीन आपने मुआहदे कर लिए, पाकिस्तान के इदारों तक को आपने IMF के सामने गिरवी रख दिया, हर चीज में IMF घुसा हुआ है। ये तो मुआशी तबाही आपने फेरी है। महंगाई पाकिस्तान की तारीख का 50 साल का महंगाई का रिकॉर्ड आपके दौरे हुकूमत में टूटा है, और ये सरकारी आदाद-ओ-शुमार है, मैं नहीं कह रहा। और आखिरी चीज बदतमीजी, तो बेनजीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें जहाज से किसने फेंकी थी? कौन कहता था अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग? आज तक पाकिस्तान की तारीख में सियासत में जितनी बदतमीजी और बेशर्मी हुई है, वो उसका एक बड़ा हिस्सा इस खानदान के खाते में। और अब इनको जवाब देने के लिए मिडिल क्लास सामने आई है, तो इन्हें लगता है कि ये लोग हमारे खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? जो तुम बोगे वो तुम काटोगे, और तुम्हें वो काटना पड़ेगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान के साथ हमने क्या सलूक किया, इन पर तो बात होती रहेगी। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने एक ट्वीट किया है। वहाँ पे जो हरनाई में धमाका हुआ, कोयले की कान वहाँ पे शहीद हो गए। वो अपने काम करने के लिए गए हुए थे, रोज़ी कमाने के लिए, तो उनको उनके घरों तक पहुंचाने के लिए चंदा, ये लिख रहे हैं सेनेटर मुश्ताक साहब। वो कह रहे हैं शोहदा की लाशों को
ले जाने वाले 10 में से 4 एम्बुलेंसों में पेट्रोल ख़त्म हो गया। पेट्रोल पंपों पर लाशें वहाँ पड़ी हुई हैं और गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई। चेयरमैन नेपरा, दूसरी तरफ वो बता रहे हैं कि चेयरमैन नेपरा अपनी तनख्वाहों में 3-3, 4-4 गुना खुद ही इजाफा कर रहा है। यानी बगैर हुकूमती मंजूरी के अपनी तनख्वाह 3 गुना बढ़ा ली और तनख्वाह 7,72,000 से बढ़ाकर 32,50,000 रुपये कर दी उन्होंने खुद। मेम्बरान की तनख्वाह 29 लाख रुपए माहाना से ज़ायद कर दी गई। ये मुल्क अशराफिया का मुल्क है। गरीब आदमी की लाश जा रही है ना तो एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं है। याद है इसी बलूचिस्तान से कायदे आजम निकले थे और कायदे आजम की एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया था। याद है आपको? ये वही बलूचिस्तान है। आज वहां पे मजदूर की लाश जा रही है तो एम्बुलेंस के अंदर से पेट्रोल खत्म हो गया। वहां बहुत सारे लोग मुझे माजूर मिले बलूचिस्तान में। मैंने पूछा इतने लोग क्यों माजूर हो जाते हैं? यहाँ पोलियो के आप कतरे नहीं पीते? उन्होंने कहा ये पोलियो से नहीं है, यहाँ जिसको चोट लगे माजूर हो जाता है। अस्पताल ही कोई नहीं है, एम्बुलेंस कोई नहीं है, पैसा नहीं है लेकर जाए जाके इलाज करवा के आए। दूर दराज से सारे अस्पताल पंजाब में बनाए, बलूचिस्तान में इतना सा भी काम नहीं किया। तो वहां के लोगों की महरूमियां हैं और महरूमियां दूर करने का हमारे पास सबसे आसान और अच्छा तरीका है, बंदा उठाओ और अगवा कर लो और उसको फिर छोड़ना नहीं है। ये हम कर रहे हैं। जब तक हम अपनी पॉलिसीज ठीक नहीं करेंगे मुल्क ठीक नहीं होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला किया है और वो फैसला है एक बड़ा एहतजाज करने का। और बड़े एहतजाज के लिए एक बड़ा अलाइंस बनाया जा रहा है और उस अलाइंस की तैयारी आखिरी मराहिल में है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ईद के बाद फौरी तौर पे एक बड़ी तहरीक चलाई जाएगी और उस तहरीक के लिए तैयारियां मुकम्मल की जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो है उन्होंने ये बताया कि हुकूमत के खिलाफ बड़ी सियासी तहरीक शुरू होने जा रही है और बहुत जल्द अपोजिशन का ग्रैंड अलाइंस बन रहा है। ईद के बाद ग्रैंड अलाइंस के प्लेटफॉर्म से ही हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज़ होगा। पीपल्स पार्टी नून लीग की लड़ाई से ये ज़ाहिर हो रहा है कि ईद से पहले पहले ये हुकूमत खुद गिर जाएगी। कुछ जर्नलिस्ट जो हैं उनका ये कहना है कि फजल रहमान साहब की 3 मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। 3 चीज़ें वो चाहते हैं, फिर वो फुल फ्लेज अपोजिशन के एहतजाज का हिस्सा बन जाएंगे। एक उनका मुतालबा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो फंड्स वगैरह मिलते हैं तरक्याती, उसमें जो हल्के जहाँ पे उनके लोग हैं वहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया जाए, फंड्स वगैरह वहाँ पे जारी किए जाएँ। दूसरा वो ये चाहते हैं कि जो सरबराही है अपोजिशन इत्तेहाद की वो फजल रहमान साहब को मिल जाए। अभी अचकज़ई साहब के पास है, तो वो ये चाहते हैं कि फजल रहमान साहब को जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसकी सरबराही उन्हें मिले और वो इसका हिस्सा बने, इसकी सरबराही करें। नंबर 3, वो एक इंतखाबी इत्तेहाद भी मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फिर अगला इलेक्शन हो तो उसमें हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें। हमें आप बता दें कि जहाँ से हमने इलेक्शन लड़ना है वहाँ PTI अपना बंदा खड़ा ना करे। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है फजल रहमान साहब के लिए, इसलिए कि जहाँ पे बल्ले का निशान आ गया ना वहाँ फजल रहमान साहब अपना मजबूत तरीन आदमी भी खड़ा करेंगे तो वो इलेक्शन नहीं जीतेगा। ये बात फजल रहमान साहब जानते हैं। तो फजल रहमान साहब को अब यकीन दहानी चाहिए कि हमें कुछ हल्के आप दे देंगे सूबाई और कौमी असम्बली के, जहाँ से PTI अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी तो फजल रहमान साहब फिर निकाल लेंगे सीट आराम से। तो ये 3 चीज़ें फजल रहमान साहब मांग रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है या नहीं, लेकिन इमरान खान साहब एक गारंटी चाहते हैं कि ठीक है फजल रहमान साहब को अगर सरबराही देनी भी है तो एक गारंटी ये चाहिए कि हुकूमत के साथ किसी किस्म की मौलाना फजल रहमान साहब कोई डील ना करें और किसी किस्म का धोखा ना दिया जाए अपोजिशन के इत्तेहाद को। ये इमरान खान साहब की सोच है। अब नाज़रीन, अमेरिका के अंदर एक और मुजाहरा हुआ है। वहाँ पे कासिम सूरी साहब ने बड़ी सख्त तनकीद की है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे और बड़े सख्त उन्होंने बयान दिए हैं। शहबाज गिल साहब ने भी वहाँ पे जो है वो खिताब किया है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से मोमेंटम बना रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ईद के बाद एक नया राउंड शुरू होगा पूरी दुनिया के अंदर और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में जो एक्टिविटीज़ होगी पॉलिटिकल वो बताएंगी कि आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।